हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, और वो है इकोनॉमिक्स के। सीईटी का एग्जाम चल रहा है, एचएसएससी सीईटी का, और ग्रुप 2 का एग्जाम हुआ था। ग्रुप 2 के एग्जाम में इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कौन सा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस थे वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। इसको क्लास में कंप्लीट चैप्टर वाइज हम देखेंगे, और उसमें से आपको पता चलेगा कि हाँ, इस हिसाब के क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में। ग्रुप 2 का जो एग्जाम हुआ था जेई के लिए, उसमें इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आए थे, क्योंकि एचएसएससी सीईटी का जो सिलेबस है ग्रुप 56-57 का भी, उसमें भी क्लियरली मेंशन कर रखा कि इकोनॉमिक्स से सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत सारे नंबर की इकोनॉमिक्स, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के जरूर पूछे जाएंगे ग्रुप 56 और 57 में। तो आज जो हम क्लास करने वाले हैं, इसमें वो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे। और ये जो क्लास है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचएसएससी एग्जाम के लिए। बाकी एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। लेकिन जैसे ग्रुप 2 का जो पेपर हुआ था, उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 99% होती है। ठीक है, तो आज हम क्लास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास है ये, एचएसएससी जो सीटी का एग्जाम हो रहा है उसके लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स की ये क्लास होगी। सारा सिलेबस है जो इकोनॉमिक्स का, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, चैप्टर के हिसाब से हमने हर चैप्टर में 10-10 क्वेश्चन ही डाल रखे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाल रखे। तो फटाफट से एक बार हम ये क्लास देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ही हम ये क्लास करेंगे तो बीच में आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन कल वाले एग्जाम में पूछा गया था, इस हिसाब से क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट में करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की स्टडी के रिगार्डिंग एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो हमें पता करनी है। ठीक है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग जो गलत वर्ड है वो हमें पता करना है। तो इकोनॉमिक्स में हमें क्या पता लगता है? स्टडी ऑफ कंजप्शन, जो कंजप्शन कितनी हो रही, खपत कितनी है, उसके बारे में हमें इकोनॉमिक्स से पता लगता है, सही है। प्रोडक्शन के बारे में भी पता लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पता लगता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी चक्कर नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर हमें करते ही कोई प्रोडक्ट है वो कितने उसकी खपत कितनी हो रही है, यानी उसका कंजप्शन कितना हो रहा है, उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और उसके साथ साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना सीखते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर हम करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी ऐसा चक्कर नहीं है। जो स्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आती। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू। इंटरेस्ट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? लेबर, यानी कि जो लेबर जो लगी होती है काम करने वाले उनके लिए, एंटरप्रेन्योर, या फिर लैंड, या फिर कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा कैपिटल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैपिटल, जो पूंजी होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो इंटरेस्ट किससे रिलेटेड हो जाएगा? कैपिटल के रिगार्डिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसमें है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक कारण नहीं है? कौन सा इसमें से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण नहीं है? ध्यान रखना, नोट पूछा है। अनलिमिटेड वांट्स, ये भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत अनलिमिटेड कर देंगे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है इस चीज़ से। अगला ऑप्शन है लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जरूर आएगी। ठीक है, मान लो कोई चीज़ लिमिटेड है तो उसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, ख़त्म हो जाएगी एक टाइम के बाद, तो लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए एक है। लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो वो चीज़ जल्दी से समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगी, जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगला है अल्टरनेट यूजेस। अगर अल्टरनेट यूज नहीं होंगे किसी चीज़ के तो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।
ठीक है, ये तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम से संबंधित, लेकिन एक्सचेंज का इकोनॉमिक के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एक्सचेंज और अल्टरनेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक्सचेंज का मतलब है एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेना, ऐसा इकोनॉमिक्स के अंदर कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से इसका कोई भी संबंध नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देखो, ऑप्शंस एलिमिनेट से भी आप कर सकते हो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसी मतलब वो चीज़ है जिससे इकोनॉमिक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे अनलिमिटेड वांट्स, अगर हम अनलिमिटेड चीज़ कुछ चाहेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम फर्क पड़ेगा, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लिमिटेड रिसोर्सेज क्रिएट होगी, अल्टरनेट यूज़ करेंगे तो भी उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो एक्सचेंज का सही आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है इसमें से? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ अबव। तो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन भी होता है, कंजम्पशन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी। ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है प्रोडक्शन, उत्पादन करना, खपत करना और उसको वितरित करना, ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। स्टैटिस्टिकल स्टडी की एक स्टेज को कौन सा डाटा दर्शाता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, ऑल ऑफ अबव। देखो, स्टैटिस्टिकल स्टडीज के लिए यानी कि किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए हमें पहले डाटा को प्रेजेंट करना पड़ता है, उसको इकट्ठा भी करना पड़ता है, डाटा का एनालिसिस भी करना पड़ता है। तीनों ही स्टेप जरूरी होते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द पर्सन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम इज। यानी कोई व्यक्ति जो इनकम जनरेट करने के लिए किसी भी वस्तु को बेचता है या फिर उसका उत्पादन करता है, तो वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर तो वो होता है जो लेने वाला, जो चीज़ें उपभोग करता है, उपभोक्ता वो हो गया। जो हम जैसे हम किसी जिस दुकान से सामान लेने जाए तो हम उपभोक्ता हो गए। बायर हो गए जो हम खरीदने वाले, जो खरीदते हैं वो। कंजम्पशन वो हो गए जैसे खाना जिसने खाया, वो जो जिसने उस चीज़ का यूज़ किया। बायर जिसने उस चीज़ को खरीदा। प्रोड्यूसर वो हो गया जो जिसने उस चीज़ को बनाया, जिसने उस चीज़ को बेचा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हैं जो भी किसी चीज़ को बनाते हैं या फिर बेचते हैं, वो प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज यूज टू जनरेट इनकम। इनकम जनरेट के लिए क्या यूज करते हैं? वेजिस। वेजिस तो यूज होते नहीं है, वेजिस तो हमें जो मिलते हैं वो होते हैं वेजिस। कैपिटल जो पूंजी है ये इनकम जनरेट के लिए यूज नहीं होते, तो ऑलरेडी इनकम सोर्स होती है। एसेट्स होते हैं, एसेट्स हमारे पास किसी भी चीज़ की जो की वस्तु है वो एसेट्स है। जो चीज़ हमारे रखी है वो हमें इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई चीज़ है, किसी चीज़ के एसेट्स हैं, उसको मैं बेचकर ही अपनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, लैंड है, ये जनरेट इनकम जनरेट के लिए डायरेक्ट यूज़ नहीं की जाती। तो एसेट्स हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसेट्स जो हम यूज़ करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच अमोंग दीज इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का फैक्टर क्या है इनमें से? क्वेश्चनर्स, रिस्पोंडेंट, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टमेंट। तो जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं, जो प्रोडक्शन मल्टी लेवल पे, और वो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट का एक टाइप कौन सा नहीं है? रेंट एक टाइप का पेमेंट फैक्टर है। इंटरेस्ट ये भी एक पेमेंट फैक्टर है। प्रॉफिट ये भी फैक्टर पेमेंट है, यानी कि इनडायरेक्ट रूप में जहाँ से हमें पेमेंट मिलती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम पैसा लगाते हैं, हमें पेमेंट मिलता नहीं है फैक्टर पेमेंट में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्टर पेमेंट का एक कौन सा नहीं है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हमारा खर्चा होता है, बाकी रेंट में हमें मिलता है, इंटरेस्ट में प्रॉफिट, ये अलग चीज़ें होती हैं। इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टर पेमेंट। चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मेथड और टेक्निक्स यूज फॉर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आर टर्म्ड एज। जो मेथड या टेक्निक्स यूज की जाती है डाटा को कलेक्शन करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, उनको क्या बोला जाता है? सैम्पल टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टूल, एवरेज और ग्राफ्स। तो वो होते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था, उसमें था वो डाटा को कलेक्ट करना,
उसको डाटा को प्रेजेंट करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, ये सारे स्टैटिस्टिकल जो टूल्स हैं ये उसके लिए एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टूल। तो क्वेश्चन एंटायर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन है चैप्टर 1 के। ठीक है, चैप्टर 1 के ये 10 क्वेश्चन हैं। ये देखना, इन्हीं चैप्टर 1 के जो 10 क्वेश्चन है यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास आगे चलती है और अब हम चलते हैं चैप्टर 2 के ऊपर। सॉरी, चैप्टर 10 आगे भी और क्वेश्चन है, 10 के अलावा 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स। जो यानी कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल होते हैं उनको किसी अच्छे सामान में कन्वर्ट करने को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन, शेविंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। तो यानी किसी भी चीज़ से कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब ये क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो है हमारे पास उससे कोई यूजफुल चीज़ बनाना, वो होता है प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक मीन्स। यानी कि स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? स्टैटिस्टिकल साइंस, स्टैटिस्टिकल लॉ, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो स्टैटिस्टिकल दो चीज़ होती है, स्टैटिस्टिकल साइंस भी होती है और स्टैटिस्टिकल लॉ भी होता है। ठीक है, ये इस वर्ड के हिसाब से पूछा है। ठीक है, तो इसमें बोथ ए एंड बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है इन प्लूरल रेफर टू द इंफॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ information in the terms of collection of data, interpretation of data both A and B और numerical data। तो numerical data होता है प्लूरल रेफरेंस में, numerical data होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी को आता है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और वो है एडम स्मिथ। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यानी कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल नहीं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होता है? डाटा को प्रेजेंट करना, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को रिप्रेजेंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। इसमें पहला है कि बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 एज कम्पेयर टू 8 पर 1000 इन द यूएस। तो ये सही है, क्योंकि डाटा जो स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल होता है कि दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना, दो डाटा देना। तो इसमें दो डाटा दे रखे हैं। रमेश एज ए 100 रुपये नोट इन पॉकेट। तो इस चीज़ कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट ही नहीं बनती। रमेश की जेब में 100 रुपये नोट है, तो इसके में क्या करना? ना तो कोई डाटा कंपैरिजन हो सकता, ना इसमें कोई डाटा एनालिसिस करना, कुछ भी नहीं दे रखा। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा जो स्टैटिस्टिक का एग्जाम्पल नहीं है, जो स्टेटमेंट बी है वो। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, ओवर द लास्ट 10 ईयर्स इंडिया हैज़ वॉन 60 टेस्ट मैच इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। इसमें डाटा दे रखा है कि वॉन 60, लॉस्ट 50, टाइम कितना दे रखा है? 10 ईयर्स का। इससे हम डाटा के कई तरह की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने परसेंट जीत हुई, कितने परसेंट हार हुई, सारी चीज़ हम इसमें निकाल सकते हैं। अगला है कि एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इज 500 रुपीज़ पर मंथ। ये भी डाटा कलेक्शन की वैल्यू दे रखी है। तो जो स्टेटमेंट बी है, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई दूसरा डाटा नहीं दे रखा जिससे हम डाटा कैलकुलेशन करें। एवरेज कुछ भी डाटा का हम यूज़ नहीं कर सकते। एक ही लाइन दे रखी है, इसमें ये नहीं बता रखा डाटा ये 500 रुपये पहले इतने थे या हाँ ना, कुछ भी इसमें कोई दूसरी स्टेटमेंट नहीं दे रखी। डाटा में जोड़ घटा कुछ भी हम इसमें नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चन चैप्टर 1 के। चैप्टर 1 के ये 15 क्वेश्चन थे जो समाप्त होते हैं यहाँ पे, और इसमें हम 7 चैप्टर करेंगे। अब करते हैं हम चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का है। क्लास 1 हमने चैप्टर 1 हमने कर लिया। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। चैप्टर 1 के 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे में एग्जाम में पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का कौन सा एक सोर्स नहीं है, एक तरीका नहीं है। प्राइमरी डाटा जो टेम्परेरी डाटा होता है जो हमें नॉर्मल, वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये सही है। अगर किसी के बारे में कोई डाटा हमें इकट्ठा करना है तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेट हम कर सकते हैं। वहाँ पे डायरेक्ट जाकर हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सही है ये। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। जैसे हमने फ़ोन पे करके बात करके पूछ ली कि वहाँ पे क्या हाल है, क्या खबर है। थर्ड है इंफॉर्मेशन थ्रू कोरस्पोंडेंस। इंफॉर्मेशन थ्रू कोरस्पोंडेंस का मतलब ये है कि जैसे वहाँ पर आपका कोई नोन हो तो उसके थ्रू आप ये ले सकते हो, जो आपका सहयोगी है उससे के द्वारा भी आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो।
अगला है मेल्ड क्वेश्चनियर। मेल्ड क्वेश्चनियर की जो मेल की गई क्वेश्चंस के बारे में कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं, इससे कोई डाटा की खबर हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये एक कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा का ये मेथड नहीं है मेल्ड क्वेश्चनियर। ठीक है, क्योंकि डाटा कलेक्ट करने के लिए आपका रिसोर्स पे होना, कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई पर्सन वहाँ पर होना जरूरी है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी डाटा। और प्राइमरी डाटा की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? इट इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सही बात है, प्राइमरी डाटा वही होता है जो पहली बार हम कलेक्ट करते हैं। इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ओरिजिन, जो जहाँ पर जो घटना हुई वहाँ से ही कलेक्ट किया जाता है, सही है, ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी मेथड से। इट इज कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, सही बात है, डाटा हमेशा सिस्टमेटिक मैनर में ही कलेक्ट किया जाता है। इट इज़ मोर एक्यूरेट देन सेकेंड डाटा, ये गलत है। सेकेंडरी डाटा होता है वो वेरीफाइड डाटा होता है, प्राइमरी डाटा टेम्परेरी डाटा बोला जाता है इसको, जो बेसिक नॉलेज जो हम डिटेल्स वहाँ से उठाते हैं डाटा वो। तो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ये सेकेंडरी डाटा से मोर एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ये पूछा सेकेंडरी डाटा के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का कौन सा एक सोर्स नहीं है? गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ये सही बात है भाई। प्राइमरी डाटा तो वो हो गए जो हम खुद लेके आते हैं, सेकेंडरी हो गए जैसे गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया तो ऑथोराइज्ड पब्लिकेशन होगा, सही है, सेकेंडरी डाटा सोर्स है ये। सर्वे रिपोर्ट, जो सर्वे रिपोर्ट जो जारी होती है वो भी सेकेंडरी डाटा के अंदर आती है। पर्सनल इंटरव्यू है, ये भी सेकेंडरी डाटा के अंदर आता है। लेकिन जो सेंसस रिपोर्ट है ये सेकेंडरी डाटा नहीं है, ये टर्सरी डाटा के अंदर आता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। जो अच्छा जो सवाल पूछने वाला है उसके क्या एक अच्छी मेरिट नहीं है, उसका क्या एक गुण नहीं है। यह है, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो आप अगर किसी सवाल जो आप कर रहे हो तो अगले को अच्छे से समझ में आना चाहिए, सही बात है ये। इट शुड बी फ्री फ्रॉम बेस, यानी कि बिना किसी पक्षपात का होना चाहिए। और ये कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, ठीक है, यानी कि अच्छा डिटेल में होना चाहिए। लेकिन पहला ऑप्शन दे रखा है इट शुड बी डिजाइन टू एलिकेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ये गलत है, इसका कोई भी इस चीज़ से संबंध नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन। अब उसकी कमी पूछेगी, इनमें से कौन सी एक, जो क्वेश्चनर होता है जो पूछने वाला उसके कौन सी एक कमी नहीं होती। इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग टू एडमिनिस्ट्रेटर, ये गलत है। इट कैन बी डिफिकल्ट टू गेट ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ये भी गलत है। इट कैन बी डिफिकल्ट टू गेट पीपल टू रिस्पॉन्ड ऑनेस्टली, ये बात सही है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों से इंटरव्यू लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग सही बता रहे हो, तो इससे जो बहुत कठिनाई होती है इसमें लोगों से ऑनेस्ट रिव्यू लेने के लिए, तो ये इसकी कमी नहीं है, ये इसकी खूबी है, सही बात है ये इसके लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैम्पलिंग डिजाइन। गुड सैम्पलिंग डिजाइन का क्या एक कारण नहीं है, और वो है कि इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव नहीं होता, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन नहीं है। एफिशिएंट होता है, अनबायस होता है, और ये डाटा है पॉपुलेशन के हिसाब से दिखाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा ऑर्गेनाइजेशन करने में के लिए कौन सा एक स्टेप नहीं है? तो सबसे पहले कोडिंग ऑफ डाटा करते हैं, उसके बाद डाटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस डाटा को स्टोर करते हैं। लेकिन डाटा को प्रेजेंट करना डाटा को ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब डाटा को इकट्ठा करना, तो सबसे पहले डाटा कोडिंग में करते हैं, फिर टेबुलर फॉर्म में करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, ये डाटा ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है। प्रेजेंटिंग द डाटा ये ऑर्गेनाइजेशन का तरीका नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा प्रेजेंट करने का कौन सा तरीका नहीं होता? देखो, डाटा या तो टेबुलर फॉर्म में होगा, या फिर डाटा को हम टेबुलर मोड या फिर टेबल में एक ही बात होती है, या फिर मैपिंग के जरिए हम डाटा दिखाते हैं। लेकिन जो पिक्चर्स है उसमें हम डाटा शो नहीं कर सकते। पिक्चर्स का मतलब जैसे हमने कोई भी डाटा सैंपल कलेक्ट किया, कहीं पे भी गए, कोई रीडिंग ली हमने कि उसका वेट 80 किलो है, उसका 70 किलो, तो उसको हम फोटो के जरिए नहीं दिखा सकते, पिक्चर के जरिए उसको हम या टेबल में दिखा सकते हैं कि क्लास एक्स का एवरेज वेट 70 किलो है, क्लास वाई का एवरेज वेट 80 किलो है। ये सारा या तो हम टेबल में दिखा सकते हैं या फिर मैपिंग करके उसको दिखा सकते हैं। पिक्चर मोड में हम डाटा प्रेजेंट नहीं कर सकते।
क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप इन द कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कलेक्ट करने का कौन सा एक स्टेप नहीं है। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें किसी चीज का डाटा कलेक्ट करना तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, किस चीज के रिगार्डिंग हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अगला है कलेक्टिंग द डाटा, ये तो एक ही बात होगी। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन द डाटा, डाटा को एक साथ इकट्ठा करके एक प्रॉपर मैनर में इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। लेकिन फोर्थ है प्रेजेंटिंग द डाटा, ये डाटा कलेक्शन का एक पार्ट नहीं है। प्रेजेंटिंग का मतलब डाटा को शो करना, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन और ये कलेक्शन ऑफ डाटा का एक पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का कौन सा एक मेथड नहीं है। सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग सही है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ये भी सही है, क्लस्टरल सैम्पलिंग ये भी सही है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये ऐसी कोई सैम्पलिंग नहीं होती, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जैसी कोई भी सैम्पलिंग नहीं होती। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। तो ये था चैप्टर 2। चैप्टर 2 के सारे 10 के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चैप्टर 1 में 15 थे, चैप्टर 2 में 10 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। अब है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 3 के हम क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 3 की अब हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को ऑर्गेनाइज करने का सबसे पहला तरीका क्या है। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने से पहले सबसे पहला तरीका कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना, ये सबसे पहले डाटा ऑर्गेनाइजेशन का पहला काम है, डाटा को कलेक्ट करना। उसके बाद हम डाटा को क्लासीफाई करेंगे, टेबल ऑफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे डाटा को, ठीक है। ये सारे आगे के स्टेप है। सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करना, ये पहला है, ठीक है। डाटा को कलेक्ट करो, फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई करना अलग अलग भागों में, फिर टेबुलर दिखाओ, फिर उसको लास्ट में प्रेजेंट जो डाटा है वो लास्ट स्टेप होता है, प्रेजेंट करना। अगला है द डिफरेंस between upper limit of a class interval and the lower limit of class interval next to is known as। यानी कि क्लास में जो दो लिमिट्स दे रखी है, मान लो 10 से 12 साल की उम्र वाले और 12 से 14 साल वाले, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का, उसको क्या बोलते हैं किसी भी दो श्रेणियों की। क्लास विड्थ, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये होती है क्लास विड्थ, क्लास की जो चौड़ाई होती है वो चीज़, ठीक है। क्लास का मतलब ये क्लास नहीं जो हमें जो स्कूल वगैरह मतलब, क्लास का मतलब एक सैम्पलिंग का डाटा जो कलेक्ट है उस मोड में, ठीक है। जो मेन मीडियन मोड होते हैं उसके हिसाब से क्लास की जो, ठीक है। तो अपर लिमिट जो मैक्सिमम लिमिट और जो इंटरवल जो उनके बीच का जो गैप है उसको क्लास विड्थ बोलते हैं, कितनी चौड़ाई है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अगला है द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर आइटम अकर्स इन ए डाटा सेट इज नोन एज। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर, कोई भी एक आइटम डाटा है, एक डाटा सेट के अंदर जो आइटम बार बार जो रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर आइटम अकर्स इन ए डाटा सेट उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज। कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम नहीं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये भी नहीं, इसको बोलते हैं ओगाइव, ठीक है, ओगाइव इसको बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। डाटा क्लासिफिकेशन का कौन सा एक मेथड नहीं है। ध्यान रखना नोट वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं। अल्फा न्यूमेरिकल रूप में हम दर्शा सकते हैं, ABCD करके डाटा क्लासीफाई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल 1 2 3 करके हम डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल जैसे साल के हिसाब से करते, पहले ये 1990 आए थे, फिर 1991 का डाटा, 1992 का डाटा, 1993 का, एक समय के अनुसार, ठीक है, उसको हम दर्शा सकते हैं। लेकिन ज्योमेट्री के हिसाब से हम डाटा को नहीं दर्शा सकते, ज्योमेट्रिकल एंगल में हम डाटा को शो नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो डाटा कलेक्शन का टाइप नहीं है क्लासिफिकेशन का। अल्फामेटिकल का होता है जैसे ABCD करके डाटा को दर्शा दिया, न्यूमेरिकल में 1 2 3 करके, क्रोनोलॉजिकल जैसे साल के टाइम के हिसाब से हमने उसको दर्शा दिया, डाटा 9 बजे लिया गया थे 10 बजे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जियोमेट्रिकल कोई तरीका नहीं होता। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम ग्राफ पे शो करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो उसको। और ओगाइव किसको बोलते हैं वो हमने अभी ऊपर किया था,
और उसके लिए जो हमने देखा था उसमें था कि जो डाटा होता है उसको ग्राफिकल जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं ओगाइव, ठीक है। और जो कम्युलेटिव के अलावा जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा, डाटा को प्रेजेंट करने का ग्राफिकल मेथड कौन से ग्राफिकल मेथड यानी कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें डाटा को ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम भी ग्राफ पे बनता है। ओगाइव, पाई चार्ट, लेकिन बार ग्राफ है ये ग्राफिकल मेथड नहीं होता, ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड नहीं होता बार ग्राफ वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ टेबुलेशन ऑफ डाटा, डाटा को टेबुलेशन फॉर्म में शो करने का कौन सा मेथड नहीं है। सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल सही है, ये भी सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल इसमें सारा डाटा करके शो कर सकते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में भी, और कॉम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी टेबल भी, लेकिन परसेंटेज फ्रीक्वेंसी टेबल को हम टेबल फॉर्म में शो नहीं कर सकते, ठीक है, टेबुलेशन में हम शो नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द परसेंटेज ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी दैट ए पर्टिकुलर क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट इज नोन एज, द परसेंटेज ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी उसका परसेंटेज दैट ए पर्टिकुलर क्लास इंटरवल जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या होती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, क्या बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द परसेंटेज ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी दैट ए पर्टिकुलर क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट्स, वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, वो होता है हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम। और जो हिस्टोग्राम ओगाइव की हमने करी थी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको ओगाइव बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कौन सा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बोलते हैं हम, और वो होता है जिसके अंदर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हिस्टोग्राम बोलते हैं, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ओगाइव हम बोलते हैं। ये अलग अलग इनके नाम हैं, ठीक है। तो ये था चैप्टर 3 के सारे 10 के 10 क्वेश्चन, चैप्टर 3 के, चैप्टर 1 के अंदर 15 थे, चैप्टर 2 के अंदर 10 क्वेश्चन, चैप्टर 3 के अंदर 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटी के एग्जाम के बेसिस पर चैप्टर 3 के। अब हम देखते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स क्लास में चैप्टर 3 हो चुके हैं हमारे। चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा, डाटा प्रेजेंट करने का कौन सा एक मेथड नहीं है, किस मेथड के द्वारा हम डाटा प्रेजेंट नहीं कर सकते। टेबुलेशन फॉर्म में भी कर सकते हैं, डायग्रामेटिक डायग्राम बना के उसमें भी शो करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो डाटा को एनालिसिस करने का तरीका होता है, डाटा प्रेजेंट करने का तरीका नहीं होता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ए टेबल, इनमें से कौन सा जो क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल है उसके मतलब कौन सा, उस किस आधार पर हम टेबल को क्लासीफाई नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू टाइम भी कर सकते हैं, स्पेस भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइज हम उसको शो नहीं कर सकते, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल को उसके साइज के हिसाब से, अगर कोई टेबल छोटी है या बड़ी है उसके हिसाब से हम ये नहीं बता सकते, ठीक है। टेबल को हम टाइम के हिसाब से बता सकते हैं, ये टेबल हमने 9 बजे बनाई थी, ये टेबल हमने 10 बजे बनाई थी, ये ठीक है। ये स्पेस के हिसाब से बता सकते हैं ये टेबल बड़ी छोटी में, लेकिन साइज के हिसाब से हम नहीं बता सकते। स्पेस यानी कि जो टेबल के अंदर का जो स्पेस है उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं, लेकिन साइज के आधार पर हम डाटा नहीं बता सकते। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा, डाटा को प्रेजेंट करने का ग्राफिकल मेथड कौन सा नहीं है, जो हमने अभी पढ़ा था बार डायग्राम, बार डायग्राम एक ग्राफिकल मेथड नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन की एक लिमिटेशन क्या नहीं, कमी क्या नहीं है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डाटा सेट, ये भी है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंप्राइजिंग डाटा सेट्स, ये भी है। और इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रेजेंटिंग डाटा इन ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर, तीनों ही इसमें स्टेटमेंट गलत है, तो यानी कि नन ऑफ द दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नन ऑफ द दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंट करते डाटा को उसकी लिमिटेशन क्या नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी कौन सी एक लिमिटेशन नहीं है। तो इसमें जो है कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग डाटा, ये एक गलत चीज़ है, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन नहीं है, ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 5 में। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रोज इन ए टेबल, एक टेबल के अंदर रो और कॉलम होते हैं, तो रो को क्या बोलते हैं और टेबल का दूसरा क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे टेबल होती है इस हिसाब से एक टेबल बनी होती है, टेबल के अंदर ये जो इस साइड की होती हैं ये रोज होते हैं और जो स्टैंडिंग होती है वो कॉलम बोलते हैं उनको। तो रोज को क्या जानते हैं, इनको कार्डिनलिटी भी बोला जाता है, कार्डिनलिटी बोला जाता है इनको, ठीक है। किसी टेबल के अंदर जितनी रोज है उसको टेबल की कार्डिनलिटी बोला जाता है। इसके अलावा टेबल के अंदर जितनी कॉलम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है कि टेबल के अंदर कॉलम है, उनको क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल, और इसको बोला जाता है डिग्री, ठीक है। विड्थ भी कह जाते हैं लेकिन इसको बोला जाता है डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन जो है ये डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉलम को बोलते हैं डिग्री और रो को बोलते हैं कार्डिनलिटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। कार्डिनलिटी बोलते हैं नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम को बोलते हैं डिग्री। और उसके बाद अगला है क्वेश्चन द टाइटल ऑफ ए टेबल इज प्लेस, जो टेबल का टाइटल होता है वो हमेशा कहाँ होता है, टेबल के ऊपर होता है, सबसे ऊपर पहले टाइटल आता है फिर टेबल बनाई जाती है। अबव द टेबल ये होता है, डाटा कलेक्ट करने के टाइम ध्यान रखना है। द हेडलाइंस ऑफ द रोज एंड कॉलम्स, जो हेडलाइन होती है रो कॉलम की उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लेबल्स, ठीक, उनको लेबल्स कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 4 का द डाटा इन ए टेबल इज अरेंज इन ऑर्डर, किस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, वो है न्यूमेरिकल ऑर्डर में जो डाटा है वो अरेंज किया जाता है। तो ये थे चैप्टर 4 के क्वेश्चन 10 के 10, 1 2 3 4 4 चैप्टर हमने कर लिए हैं, ठीक है। 1 में 15 क्वेश्चन थे, बाकी तीनों में 10-10 क्वेश्चन थे। अब करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो किसी भी सेट में मोड क्या होता है, मोड को किस हिसाब से डिफाइन किया जाता है किसी भी एक सेट ऑफ वैल्यूज जो दे रखी है। तो मोड होता है विच हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस नंबर के पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है वो मोड कहलाता है। सबसे ज़्यादा बार किसी भी जो डाटा में जो नंबर बार बार रिपीट होता है वो उस संख्या उसका मोड कहलाता है, ठीक है। जो भी हमने डाटा लिया वो इसका एक आगे एग्जाम्पल दे रखा, वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि जो बीच का निकालने के लिए या तो हम मीन निकालते हैं, फिर मीडियन या फिर मोड निकालते हैं। रेंज होती है एक लिमिट, या यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर बी तक ये रेंज हो गई, लेकिन जो सेंट्रल जो टेंडेंसी है मध्यम निकालने की वो मीन मीडियन मोड के द्वारा निकाली जाती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनसे सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज जो सबसे आउटसाइड जो सबसे बड़ी वैल्यू उनसे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा मीन के ऊपर, एवरेज के ऊपर, ठीक है। मीन जो होता है वो एवरेज होता है और सबसे बड़ी वैल्यूज जो एक्सट्रीम लेवल जो सबसे बाहर की जो वैल्यू उन पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है मीन के ऊपर, ठीक है। मोड का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोड में चाहे वैल्यू बड़ी हो छोटी हो, नंबर ऑफ जो ज़्यादा बार नंबर रिपीट होगा वो मोड हो जाएगा, ठीक है। सेम मीडियन के साथ है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा इफेक्ट होता है, मीन इसका इफेक्ट होता है। ये नंबर दे रखे, इसमें पूछा है कि मीडियन क्या होगा, तो मीडियन का मतलब है जो संख्या है उनमें बीच का क्या है, 3 4 5 1 2 3, तो इनमें बीच में 3 और 3, तो इसका मीडियन हो जाएगा 3, ठीक है। मीडियन सिंपल होते हैं, जो डाटा दे रखा है उसमें बीच की वैल्यू। मोड, ये देखिए मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रखा हो फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो इसमें मोड इसका 2 नंबर दे रखा जो फ्रीक्वेंसी जिसकी दिखा रखी है। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट कैन बी कैप्चर्ड फ्रॉम ए ग्रुप डाटा आर, और ये होता है मीन मीडियन और मोड तीनों के द्वारा, मीन मीडियन मोड के द्वारा सेंट्रल टेंडेंसी निकाली जाती है, इसमें रेंज नहीं होती, जो हमने क्वेश्चन 2 किया था। अगला क्वेश्चन है मीन दे रखा है सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, यानी कि 100 ऑब्जर्वेशन थी उनका मीन 50 है। अगर हर ऑब्जर्वेशन को 2 बढ़ा देंगे तो नए मीन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो नया मीन भी 2 बढ़ जाएगा।
हर ऑब्जर्वेशन को अगर 2 से बढ़ा देते हैं तो नया एवरेज जो है वो भी 2 से बढ़ जाएगा और वो 52 हो जाएगा। अब द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो होते हैं विच डिवाइड द सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखो मीडियन क्या होता है, 1 2 3 4, 1 2 3, तो इन तीनों इन 7 अक्षर के बीच में जो बीच का जो अक्षर होगा, बीच का जो लेटर है, जो नंबर है, वो इसका मीडियन होगा। चाहे इधर कुछ भी रखो, बड़ी छोटी संख्या का मतलब नहीं है, जो एकदम बीच में जो नंबर होगा वो उसका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो मीडियन जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है डाटा को। द एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज, मीन के हिसाब से जो डाटा डेविएशन होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, मीन तो एवरेज हो गया, और एवरेज से जो डेविएशन ऑब्जर्वेशन होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव 0, तीनों में से 0 कंपल्सरी होता है। ये था चैप्टर 5। चैप्टर 5 के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर 6। The statistical tool that studies the degree of association between two variables is called, the statistical tool that studies the degree of association between the two variables is called correlation, regression, index number और none of the above। तो ये होता है correlation। correlation दो नंबर के बीच में आपसी रिलेशंस के लिए। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसकी वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू कितनी होती है, +-1 के बीच में, -1 से लेकर +1 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू होती है, ध्यान रख के चलना है ये। अगला है द स्कैटर्ड डायग्राम इन ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्कैटर्ड डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसकी, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच में जो रिप्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं वो होता है स्कैटर डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द मेजर ऑफ, और ये मेजर होता है द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, और ये किससे इंडिपेंडेंट होता है, द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द वेरिएबल, जो यूनिट्स होती है वेरिएबल की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे भी फर्क पड़ता है, डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन उन पर भी फर्क पड़ता है, लेकिन जो यूनिट्स होती है उनकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस और डिमांड के बीच में क्या फर्क होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। प्राइस और डिमांड के बीच में कोरिलेशन फैक्टर पॉजिटिव रहता है, यानी कि दोनों का डायरेक्ट इफेक्ट होता है एक दूसरे पर, डायरेक्ट एक दूसरे को प्रभावित करती है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट का भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, हाइट और वेट का भी डायरेक्ट इफेक्ट होता है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड बाय, दो वेरिएबल के बीच में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बोथ कार्ल्स-पियर्सन मेथड एंड स्पेसमैन मेथड, दो मेथड दे रखे हैं, कार्ल्स-पियर्सन मेथड और स्पेसमैन मेथड, दोनों मेथड से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस निकाल सकते हैं। अगला है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज, कौन से वेरिएबल होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। लास्ट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज यूज्ड टू, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज कर टू मेजर द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू मेजर द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये थे चैप्टर नंबर 6 के 10 क्वेश्चन जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर बेस्ड है सारे के सारे। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको ध्यान में रख के चलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। लास्ट है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर इज टाइप ऑफ, इंडेक्स नंबर किसका टाइप है, और ये है एवरेज का। इंडेक्स नंबर इज ए टाइप ऑफ एवरेज। चूज द स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट व्हेन एवरेज प्राइस ऑफ द प्राइस इंडेक्स इज 110, यानी कि प्राइस इंडेक्स का एवरेज प्राइस 110 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्राइस है वो 10% से बढ़ गया है, 100 से होकर 110 रुपये हो गया है। ठीक है, प्राइस 10% बढ़ गया है। व्हाट इज द इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर, बेस ईयर के लिए जो इंडेक्स नंबर होता है वो 100 साल का होता है। ठीक है, 100 होता है बेस ईयर के लिए, 100 200 300 इस हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएशन विद इन टू और मोर वेरिएबल स्टडी बाय द इंडेक्स, और ये होता है कंपोजिट इंडेक्स। कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, वेरिएशन विद इन टू और मोर वेरिएबल स्टडीज बाय द इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स होता है।
फाइंड द मेथड यूज टू कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस CPI, इसको हम किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं? और यह लेस पेरेस फार्मूला, लेस पेरेस फार्मूला से हम CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम कैलकुलेट करते हैं। एन इंडेक्स नंबर दैट कैन सर्व मैनी पर्पस, उसको क्या बोलते हैं? जनरल पर्पज इंडेक्स। जनरल पर्पज इंडेक्स होता है जिसको हम मैनी पर्पज इंडेक्स जिसको बोलते हैं, जो अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर विच टाइम पीरियड एन इंडेक्स नंबर डिटरमाइन, इंडेक्स नंबर किस टाइम पीरियड के लिए डिटरमाइन किया जाता है? और वो होता है करंट पीरियड के लिए। करंट पीरियड के लिए इंडेक्स नंबर डिटरमाइन किया जाता है और बेस ईयर इसमें 100 ईयर होता है। पिक द करेक्ट लिमिटेशन ऑफ यूजिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को यूज करें, करेक्ट लिमिटेशन। द यूज ऑफ ईच इंडेक्स नंबर इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इट इग्नोर द क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी, सही बात है। इट इज यूज फॉर द शॉर्ट टर्म कंपेयर, ठीक है। ऑल ऑफ अबोव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो लिमिटेशन है इंडेक्स नंबर के, तीनों ही इसकी लिमिटेशंस दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द वेट यूज्ड इन ए क्वांटिटेटिव इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स में जो वेट होता है उसको बोलते हैं क्वांटिटी ही बोलते हैं, ठीक है। क्वांटिटी इंडेक्स में क्वांटिटी वेट बोलते हैं। द इंडेक्स नंबर दैट इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द करंट ईयर एंड द बेस ईयर इज नोन एज, और ये इसको जो हम बोलते हैं पास से इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये थे 7 चैप्टर इकोनॉमिक्स के, क्लास 11th के बेसिस पर हैं। MCQ क्वेश्चन है सभी के, ये क्वेश्चन जरूर करके जाए, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। CT के किसी ना किसी सेट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। जो टेबुलर फॉर्म के जो क्वेश्चन थे ये ग्रुप नंबर 2 में पूछे गए थे, तो इस हिसाब से सारे क्वेश्चंस आप करके जाएं, क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे किसी ना किसी सेट में, ठीक है। तो ये थे आज के जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, 7 के 7 चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स के। सभी में लगभग 10 क्वेश्चन हैं, चैप्टर 1 के अंदर 15 क्वेश्चन से जो हमने करे हैं। तो जो CET का जो एग्ज़ाम है उसको देने जाने से पहले एक बार क्लास ज़रूर देख कर जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लास बोलते हैं, ये वो क्लास मान के चलिए आप, ठीक है। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डायरेक्ट इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन हमने एक ही क्लास में सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। मोस्ट रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यही था फिलहाल आज की क्लास में। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।